हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 के बीच का दशक पढ़ रहे हैं। इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम 1947 से 200 वर्ष तक कैसा आपका शासन रहा उसको देखा। आज हम 1950 से लेकर 1990 के बीच का सफर देख रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद में कंडीशन में हम लोगों ने आपके प्लानिंग को पढ़ा। बेसिकली हमने कैपिटल और जो आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। ये दोनों हम अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद कि समाजवाद में आपका निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमने रूस से इसको अडॉप्ट किया था। क्लियर है? और कैपिटलिस्ट में सब कुछ आपका जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो आपका प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट हाथों में है। ये हमने उसकी कमी देखी। तो इन दोनों को देखते हुए हमने क्या अपनाई? हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई अगर हमसे पूछ ले हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि प्लानिंग को कैसे हमने सोवियत संघ रूस से हमने इसको ऐड किया है कि बेसिकली कैसे हम प्लानिंग रखेंगे। तो शुरुआत में तो हमने आपका जो है छोटे अपने लक्ष्य रखे थे, उसके बाद हमने दीर्घ लक्ष्य अपने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो हमने ये लक्ष्य आपके रखे। तो इस तरह से हमने पूरा आपका जो है प्लानिंग कमीशन देखा। फिर हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन को मैंने बता दिया कि प्लानिंग कमीशन आपका समाप्त हो चुका है। अब इसकी जगह आपका नीति आयोग है। क्लियर है? जो स्टेबल किया गया। फिर उसी के साथ साथ हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था। उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कुछ लक्ष्य रखे थे, उन लक्ष्य को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। जैसे सबसे पहले हमने समृद्धि की बात करी। ग्रोथ क्या है, तो हमने इसको केक के माध्यम से समझा कि जितना बड़ा केक होगा, केक में अगर इतनी वृद्धि कर दें, यानी कि समृद्धि का मतलब बेसिकली आकार में है कि कैसे लोगों को अधिक उसका लाभ मिलता है। फिर हमने मॉडर्नाइज को देखा, आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब था कैसे हम वैज्ञानिकरण अपनाए, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। आत्मनिर्भरता का मतलब था कैसे हम अपनी चीजों में सेल्फ डिपेंडेंसी लाएं। और आज हम आपका जो है समानता यानी कि इक्वलिटी की बेसिकली बात करेंगे। क्लियर है? तो इक्वलिटी क्या है, इन पर थोड़ा सा हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। देखिए, एक नाम आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। महालोविस का नाम है, जो भारतीय योजना के निर्माता है। जो हम लोग 5 ईयर प्लानिंग आपका देखते हैं, उसके जन्मदाता या उस कार्यक्रम के आपका सूत्रपात करने वाले व्यक्ति का नाम, आपको पूरी उनके बारे में कहानी हम लोगों को यहाँ मिलेगी। ये है महालोविस, आप इनको देख लीजिए। क्लियर है? इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टैटिकल जो आपका सर्वे होता है, भारतीय सांख्यिकी जो विभाग है, वो इन्होंने ही आपका स्टेबल किया है, जिसमें आज हम लोग सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पल्सेस इंडेक्स और आपका जो है हमारा कंज्यूमर जो इंडेक्स है, जो बेसिकली हम लोग ज्ञात करते हैं, जिससे हम लोग महंगाई को मापते हैं, बेरोजगारी को मापते हैं, इनमें बड़ा आपका सहायक होता है। तो इनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आपका आपका देख रहे थे, तो हम आपका आधुनिकरण को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आधुनिकरण का मतलब क्या है, कैसे हमने बुरी चीजों को त्यागना है, ठीक, जो आपके महिलाओं के आपके हित में ना हो, उन सबको छोड़ना था। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। किस चीज में है आत्मनिर्भरता? क्या हम रोजगार के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम समृद्धि या वृद्धि की बात कर रहे हैं, जो हमारा देश है हम उसको मॉडर्नाइज करने में हम लोग अपने आप की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि से अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। अगर किसी को मान लीजिए इकोनॉमिकल आपका ग्रोथ करनी है, तो उसके तरीके हैं, कुछ चीजें देश से बाहर से मंगा ले, कुछ रिसोर्सेज को, उसके दम पे कुछ काम करे, उसके बेसिस पर अपने आप को डेवलपमेंट कर ले, जो आजकल सभी कर रहे हैं। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना, कितनी, ध्यान दीजिए, प्रथम 7। एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की थी। अब आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो लगभग 35 ईयर्स हो गया पूरा। तो 35 साल योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। कितने साल बनाया हमने?
35 साल हमने ये महत्व दिया कि हमको अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना है। आप सोचिए, जब हम देश आजाद हुआ था, हमारे पास खाने के लिए अपने गेहूं चावल नहीं था। हम हम जो है यूएस जैसे देश पर जो वो दान करता था उस पर डिपेंडेंसी रहती थी। कुछ हम लोग आयात कर लेते थे। सोच के देखिए, ऐसी स्थिति थी हमारी, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिन देशों में उत्पादन संभावना जिन देशों में उत्पादन संभव है। अब हमारे पास क्या संभव है? हम गेहूं अच्छा उगा सकते हैं, चावल अच्छा उगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मंडवा हो गया, इन सबको हम अपने आप में अच्छे से खूब उगा सकते हैं। इस नीति का विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर आत्मनिर्भर कम होना पड़ा। मान लीजिए आपके पास चावल गेहूं अच्छा उगाते हैं और इसके बावजूद भी आप दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर है? नहीं, आप खाने के लिए किसी देश के ऊपर डिपेंड हैं। आप भले ही उसको पैसा देकर खरीद रहे हैं, लेकिन आप क्या हुए? टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हुए। तो कम से कम आत्मनिर्भर बन के हमारी कोशिश क्या है कि हम बहुत सारी चीजों पर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, क्लियर है, चाहे हमारे खाद्यान्न को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, ये सारी चीज देखनी चाहिए। चलिए, तो अन्य देशों पर हमको क्या क्या करना है? कम निर्भर रहने के लिए हमको ये समझना होगा। अब अगर हम किसी देश पर आपका डिपेंडेंट है, मान लीजिए हम उससे चावल मंगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, तेल मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, तो ये हमको सोचना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी वो हमारी चीजों में आपका इंटरफेयर करेगा। देखिए, इसका हमारा पॉलिटिकल भी हमको बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आर्थिक हमको बहुत नुकसान होता है। जब हम किसी देश से कोई चीज मंगाएंगे तो हमको अपना बहुत सारा पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। अब हमारा रुपए में है और हमको डॉलर में आपका चेंज करना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी बहुत ज्यादा जाएगी। तो हमारी सरकार ने ये कोशिश की, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ताकि हमको दूसरे देशों के ऊपर कोई किसी तरह से आपकी चीजें करनी ना पड़े। तो उसके लिए क्या किया गया? मैंने अभी जैसे बताया कि 5 साल की एक हमारी योजना थी और 7 साल यानी कि 35 साल तक हमने काम किया। अब आप देखेंगे, जब आजाद हुए तो हमारे पास खाने को लेकर बड़ी समस्या थी। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर क्षेत्र, पिछड़ा हुआ जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, पिछड़ी हुई यहाँ की बहुत सारी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें हमारे यहाँ बड़ा आपका पिछड़ा हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कैसे 200 सालों तक हमको शोषित किया गया, कैसे हम उपनिवेश बने, कैसे हमारी सारी चीजों को आपका खत्म कर दिया गया, जो हमारी परंपरागत जो आपकी हमारी चीजें थी उनको खत्म कर लिया गया। तो ये सब हमने समझा और यही कारण है कि हम निर्धनता की उस चक्कर में फंस गए जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब देखिए, हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लिए लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देने के लिए समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी की गई कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भर किसी भी देश के रूप में हम देश में नीति में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा हमारी संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। देखिए, यही बात कह रही है कि अगर हम किसी देश से कोई चीज मंगाएंगे, चाहे कोई विदेश की टेक्नोलॉजी हो या कोई पूंजी हो, अगर हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, क्या हो गए? निर्भर हो गए, तो क्या होगा? किसी ना किसी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट हो, आपका इनडायरेक्ट हो, वो हमारी चीजों पर क्या करेगा? जो हमारी पॉलिसी है उनको क्या करेगा? वो इफेक्ट करेगा, हस्तक्षेप करेगा। और उससे क्या होगा? जो हमारी संप्रभुता है, सबऑर्डिनेटेड जो है, उसको वो आपका बाधा में डाल सकता है। इसीलिए हमने क्या कोशिश करी कि जितना भी जल्दी हो हम बहुत सारे सेक्टर में आपका सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, ताकि कोई किसी प्रकार से ना करे। मान लीजिए आज हम चाइना से कुछ लें, एग्जांपल समझे, या फिर हम लोग कुछ यूएस से कुछ खरीद रहे हैं और हम कंटिन्यू उस पर निर्भर हैं। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आजकल हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हम लोग आपका ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आपका बढ़ेंगे? क्या कारण है? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारे तेल हैं वो हम आपका दूसरों पर डिपेंडेंट है। पहली बात तो जो हमारी गल्फ कंट्री है हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, रूस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूक्रेन जैसी जो कंट्री है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास कच्चा तेल नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे काम आपके ठप हो जाएंगे। जैसे यहाँ का जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, लगभग 95%। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम इन चीजों पर आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें,
जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़े, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े, इन चीजों पर हम अधिक ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कल आपको बोल दे, मान लीजिए हम लोग किसी देश से 35-40% आपका तेल लेते हैं, क्लियर है, आयात करते हैं, और वो कल को ये बोल दे कि हम लोग आपको तेल तब देंगे जब आप ये नियम बना दोगे कि इस तरीके से कुछ हमारे देश के लिए आपका फेवरेबल होगा। यानी कि कुल मिलाकर वो अपने नियम हम पे थोप रहा है, और ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। क्लियर है, कैसा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। ठीक, तो हमको क्या करना है, किसी देश पर पूरा डिपेंड नहीं होना है। यही हमारा पहले लक्ष्य था और यही आज है, और इस चीज को और महसूस किया जा रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि हम बार बार जो तेल से लेकर हमारी चीजें हैं वो हमको सबसे ज्यादा आपकी समस्या पैदा कर रही हैं। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आपका बढ़ते चले जाएं। इसका ये मतलब है आत्मनिर्भर होने का, यानी कि हर सेक्टर में हम क्या कोशिश हो कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं समानता। समानता का मतलब इक्वलिटी। अब कैसी इक्वलिटी की बात कर रहा है, केवल समृद्धि। समृद्धि का मतलब है ग्रोथ, आप पढ़ चुके हैं, आधुनिकीकरण, चीजों की नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, और अभी आपने पढ़ा आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। केवल आप ये सोचें कि हम लोगों को आपका ग्रोथ कर दें, हम उनको मॉडर्नाइज कर दें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट कर दें, और बोल दें भैया अब आप लोग आपका डेवलप हो गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा कहने से हम ये नहीं कह सकते कि हम आपका डेवलप हो, क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों अलग अलग आपके पैमाने। क्लियर है। जैसे केक का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा हमको समझाया गया था ग्रोथ में, अगर आप उसको ध्यान देंगे, और डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, और शहर में कोई बहुत अच्छा मॉल बना आपका, मान लीजिए, तो मॉल बना है, या कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है, या कोई बहुत अच्छा स्कूल कॉलेज बना है। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि देख के लगता है कि बहुत आपका स्वर्ग जैसा है। तो वो क्या हुआ, वो आपका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन क्या आप उस मॉल में शॉपिंग कर पा रहे हैं, क्या उस स्कूल में आप पढ़ पा रहे हैं, क्या आप उस हॉस्पिटल में अपना आपका इलाज कर पा रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो ये हुआ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ग्रोथ का जो आपकी जड़ है, ग्रोथ का मतलब है आपकी समृद्धि से, आपकी इनकम से, आपका पैसा कितना बढ़ा है, क्या आप मॉल में जाके शॉपिंग कर पा रहे हैं, क्या उस कॉलेज में आप अच्छे से जो है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी वहां हो रही है। अगर ये सब चीजें नहीं है, यानी कि आपका केवल डेवलपमेंट है, आपकी ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग वेरिएशन। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, तो ये तो था थोड़ा आपके द्वारा मैंने समझाया डेवलपमेंट और ग्रोथ में। आप कह रहे हैं केवल इन बेसिस के आधार पर ही आप लोगों को जन सामान्य का जीवन में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इक्वलिटी। और आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ धर्म जाति जैसी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी रूढ़िवादी चीजें हैं, उनको एक्सेप्ट करने में आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे किसी भी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधिक आधुनिक का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। मान लीजिए किसी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, किसी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, आपका मॉडर्न आपका टेक्नोलॉजी है, फिर भी वहां के लोग गरीब हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए, अभी डाटा आया है लगभग 24 पॉइंट कुछ परसेंट आपके गरीब, और इस साल शायद डाटा आए तो लगभग 19% भारत में गरीबी बची। यानी कि आप सोच के देखिए, आज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीब आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ केवल देश के निर्धन वर्गों को ही सुलभ हो सकते हैं, केवल धनी तक ही सीमित ना रहें। सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ है, ध्यान दीजिए, तो केवल ऐसा ना हो जाए जो धनी लोग हैं वो ही आपका मालदार हो रहे हैं, वही लोग अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ग्रोथ उनकी बढ़ रही नहीं। ये कोशिश रहनी चाहिए देश में जो आपका निर्धन वर्ग है, जो पुअर आपकी कंडीशन में खड़ा है, उनको भी इस इकोनॉमिकल ग्रोथ का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है, इक्वलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग गरीब और अमीर के बीच इक्वल चीजों को आप डिवाइड करोगे, यकीन मानिए हमारा देश ज्यादा डेवलप करेगा। कैसे करेगा, कुछ पॉइंट है। आप देखिए, जैसे दिखाया गया है कि प्रत्येक भारतीय को, कोई भी भारतीय हो, उसको भोजन,
अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत, बच्चों ये फंडामेंटल चीजें, मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा कर पाना की सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज भी अच्छा भोजन पाने में, अच्छा घर में आपका रहने में, अच्छी एजुकेशन में और अच्छे हेल्थ में अगर उसको प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए हम आज भी गरीब हैं। और यही कारण है कि सरकार हर चीज पर ध्यान दे रही है। तो वो भोजन के लिए राशन प्रोवाइड करा रही है, घर के लिए आवास योजना लेकर आ रही है, एजुकेशन के लिए आप देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं, और हेल्थ फैसिलिटी के लिए नए नए एम्स वगैरह बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो हमारे आपको गरीबी से बाहर निकालेंगे हमारी। तो गवर्नमेंट किन पर काम कर रही है? ये वो पिलर है। कहने के लिए बड़ा आपको बस जैसे एक लाइन है, लेकिन लाइन नहीं है, ये अपने आप में वो स्थिति है जो आपका अमीर, जो गरीब व्यक्ति को गरीबी से निकालकर बाहर खड़ी कर सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीजें नहीं है तो वो इक्वलिटी उसके पास है। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि जीवन जीने के लिए हवा पानी को भी रखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली नहीं मिलती तो आप नहीं कह सकते कि वो आपका अमीर है। अमीर इन द सेंस मतलब, ये अमीर का मतलब बहुत सारी आप कैटेगरी हो सकती है कि आय बेसिस के इनकम पर। लेकिन हम गरीब किसको मानते हैं? अगर उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही, आप अच्छा पानी नहीं पी पा रहे हो, अच्छी आपके पास वातावरण नहीं है, अच्छी आपके अगर आपको लाइट आपको फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर ये मिल रही है तो आपके पास इक्वालिटी है। अच्छा ध्यान दीजिए, बहुत बार आपका अगर आप कभी देखोगे तो पूछा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, मानव पूंजी। तो मानव मानव पूंजी के बारे में जब आप चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखिए दो चीज यहाँ आपको मिल जाएगी। पहला मिलेगी एजुकेशन, दूसरा मिलेगा हेल्थ, और तीसरा आ जाएगा कौशल विकास की ट्रेनिंग। कुछ आपके पास स्किल है तो कुछ आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, आप कोई आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितना मर्जी आप में एक स्किल हो, लेकिन आप बीमार हैं, आप किसी काम के नहीं। क्लियर है? ये सारी चीजें रखी जाती है। अब देखिए, धन संपत्ति के वितरण की असमानता को कम होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास वितरण की असमानता कम होनी चाहिए। आप जितना भी रिसोर्सेस है आप उनको इक्वल आपका डिवाइड कीजिए। ना किसी को अमीर देखिए, ना किसी को गरीब देखिए, ना किसी को स्त्री देखिए, ना पुरुष देखिए, ना किसी के क्षेत्र विशेष के आधार पर। आपको इक्वल ही आपको ट्रीटमेंट करना है, इक्वल ही सब लोगों को वो चीजें आपको प्रोवाइड करानी। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1950 से लेके 1990, यानी कि 1950 से लेके 1990 की अवधि के दौरान, अवधि का मतलब होता है बीच का समय में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के प्रकार में हम 4 लक्ष्यों के प्रति प्रयास तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में प्रयास कहां तक सफल रहे। यानी कि 7 पंचवर्षीय योजना आपकी चली था, जिनको हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को लेकर हमने अपना पॉइंट आउट करके उन चीजों को बढ़ाया है। तो उनमें हम कहां तक सफल हुए, क्या कमी रही, क्या चीजें हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देखने वाले हैं और देखेंगे, और बात करेंगे 1991 के बाद से। तो अब 1991 के बाद से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ स्थिति रही। अब देखिए, किसी व्यक्ति की किसी भूमि के स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है मालिक, ऑनरशिप की बात कर रहा है बेसिकली, कि किसी कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, कि भैया आप कितना लिमिटेशन है आप डिपेंड कर दो। किसी नीति का उद्देश्य कुछ लोगों को भू स्वामित्व के संकेंद्रीकरण को कम करना था, कि ऐसा बेसिकली कि कुछ लोगों के पास ही सारे रिसोर्सेज, सारे संपत्ति ना चली जाए, ये हमको ध्यान रखना है। देखिए यह एक शब्द आया है केंद्रीकरण, सकेंद्रीकरण, यानी कि सब चीजों को एक चीजें के या कुछ लोगों के पास ही आपका सारी चीजें ना हो जाए, ये सबसे बड़ा खतरा सरकार को लगता है। ठीक है, अगर चीजें होंगी तो वो क्या बन जाएंगे, आपका प्रेशर ग्रुप हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी, चलिए तो अगला था बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग
2 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। वे जमींदार के द्वारा दिए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामी से उत्पन्न उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों का उन्मूलन कर पाना समानता के लक्ष्य का पूर्ण प्राप्ति नहीं थी। अगर आपने आपने क्या कर दिया, बिचौलिया। अब आप कहेंगे सर बिचौलिया समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जमींदारी व्यवस्था आई थी, परमानेंट आपका सेटलमेंट, जिसको हमने आपका जमींदारी व्यवस्था कहा था। उसमें 3 पैटर्न हमने आपके देखे थे। आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हमने आपके जमींदारी कह दिया था। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, उसकी बात कर रहा था। जमींदार क्या था, बिचौलिया था, जो आपका टैक्स लेकर लोगों को, मतलब टैक्स इकट्ठा करता था लोगों से और किसको, अंग्रेजों को देता। हमने उसको समाप्त कर दिया। कह रहे हैं कि अगर हमने उसको समाप्त कर भी दिया, तब भी हम क्या नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी पूर्ण प्राप्ति नहीं है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट आपका ट्रांसफर। क्या है, ध्यान दीजिए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट आपका ट्रांसफर एक स्कीम है जिसमें अगर सरकार मान लीजिए कुछ आपको अनुदान देना चाहती है, वो सीधा पैसा आपके खाते के अंदर पहुंच जाता है। किससे जाता है वो, डीबीटी के माध्यम से। इसीलिए आप देख रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनको सबको ऑनलाइन किया जा रहा है, आधार से उनको ऐड किया जा रहा है। और जितना भी कोई अभ्यर्थी है, चाहे उसकी पेंशन हो, चाहे किसी तरह का सरकार का वजीफा हो, आपका स्कॉलरशिप हो, कुछ भी है, सीधा आपके खाते में आ रही है। क्यों, ताकि जितने बीच के मीडिएटर हैं वो सब खत्म कर दिए जाए, सीधा आपके खाते में पैसा आ जाए। इसलिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा आपके खाते में पैसे। इससे क्या हो रहा है, जो मीडिएटर हैं, जो लोगों को डेवलपमेंट में रोक रहे हैं, पहले मान लीजिए आपकी स्कॉलरशिप आती थी, ये सरकार आपको कुछ भेजती थी, तो बिचौलिया बीच में खा था कि देख लो 1500 रुपए आएगी, तो कागज ये खत्म, मैं लगा दूंगा और काम नहीं करने दूंगा। 2000 आएगी तो 500 मुझे देने पड़ेंगे या 1000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो सरकार ने भेजे, किसी व्यक्ति को 2000 मिलते थे, 1000 या 500 रुपए। अब क्या हो रहा है कि सरकार जितना भेजे उतना आपके खाते में आ जा रहा है, बात खत्म। तो डीबीटी एक बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए, कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बड़े भूखंड जमींदार के अपने स्वामित्व बन गए। कुछ राज्यों में काश्तकारों की देखभाल कर दिया गया और भूस्वामी अपने कृषि भूमि वाले वास्तविक कृषक होने का दावा किया और भूमि को स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम किसान जैसे आपके बटाई और भूमिहीन श्रमिकों को भी भूमि सुधार का कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई बटाईदार था, किसी के पास जमीन थी, उनको भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप देखेंगे, ये जमींदारी व्यवस्था में सबसे अच्छा काम किया है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और कुछ हद तक आपके कर्नाटक। इनमें आप बहुत सफल हुई है जमींदारी उन्मूलन करने के लिए। क्लियर है, बाकी और जगह इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये कुछ स्थिति थी। एक बार थोड़ा सा हमने समृद्धि, ग्रोथ, आत्मनिर्भरता के बारे में देखा है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो संबंधित टॉपिक से मुझसे पूछ सकता है। टाइम है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, हो गया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? तो ये हमने देख लिया। अच्छा, मैं आपको बात कर रहा था महालोविस की। देखिए, ये हमारे सांख्यविद हुए हैं और प्रशांत चंद्र इनका पूरा नाम है। और यकीन मानिए, एक बार किसी पीसीएस के क्वेश्चन में इनका पूरा नाम भी पूछा गया, तो इसलिए थोड़ा सा इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको चैप्टर है, आप इनको पढ़िए, इनके जीवन के बारे में बड़ी प्रेरणादायक कहानी है इनकी। आप इनको पढ़ें और कुछ मैं छोटा छोटा आपको काम दे रहा हूँ कि आपको घर से करके लाना है। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और महालोबिस के पढ़ने के बाद आप क्या करिए कि थोड़ा सा आप जो है सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़िए कि सेवा क्षेत्र क्या है। तो आपने पढ़े हैं, वैसे मैंने बताए भी हैं, अगर आपने 10th में भी पढ़ा होगा तो मैंने अच्छे से बताया। प्राइमरी सेक्टर, ये 3 आपको पढ़ने हैं, लेकिन आप 12th में इनको 5 पढ़ें। क्लियर है कि अब आपका 4th और 5th भी है। क्लियर है, और किन किन आपका सर्विसेज को रखा है उनको भी हम लोग आपका देख लेंगे।
तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों इतना, और स्वामित्व की प्रेरणा इनको मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा, आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए। मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग कुछ ओवर क्रॉस कर गए हैं, एक पन्ना पलट गया, हमने कृषि को छोड़ दिया। चलिए कोई नहीं, हम कल यहाँ से दोबारा पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।